रही है या शायद उसका संतुलन ही डगमगा रहा है। हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं मॉस्को की ठंडी सधी हुई गलियारों से, जहां भारतीय राजनयिक वफादारियों के जटिल नृत्य को साध रहे हैं। भारत और रूस की ऐतिहासिक दोस्ती की परीक्षा हो रही है, दुश्मनी से नहीं बल्कि नए वैश्विक गठबंधनों के गुरुत्वाकर्षण से। जैसे जैसे रूस चीन के साथ अपने रिश्ते गहरा रहा है, भारत खुद को एक नाजुक स्थिति में पाता है, जहां उसे अपनी पुरानी रक्षा साझेदारियों और पश्चिम के साथ बढ़ती रणनीतिक निकटता के बीच संतुलन बनाना है। हर हाथ मिलाना, हर समझौता, ये सब एक बड़े अनकहे वैश्विक वाक्य के सावधानी से चुने गए शब्द हैं। भारत जैसे देश के लिए ये सिर्फ विदेश नीति नहीं है, ये तो एक रस्सी पर चलना है जिसके नीचे अनिश्चितता की गहरी खाई है, जहां एक भी गलत कदम इसके भविष्य को दशकों के लिए बदल सकता है। ये राजनयिक चालें किसी शून्य में नहीं हो रही हैं, ये उस विश्व व्यवस्था की सीधी प्रतिक्रिया है जो अपने ही किनारों से टूट रही है। जरा देखिए अमेरिका और चीन के बीच चल रही वीजा वॉर को। ये सिर्फ यात्रा दस्तावेज या नौकरशाही की बाधाओं का मामला नहीं है, ये एक सॉफ्ट वॉर है, एक ऐसा संघर्ष जिसमें मिसाइलें नहीं बल्कि पाबंदियां हैं, जो संवाद, सहयोग और बौद्धिक आदान प्रदान की जीवन रेखा को काटने के लिए बनाई गई है। वैज्ञानिक, छात्र, पत्रकार और कारोबारी नेता इस क्रॉसफायर में फंसे हुए हैं। दूरी बनाने का ये जानबूझकर किया गया प्रयास एक गहरे रोग का लक्षण है, दुनिया की दो सबसे ताकतवर ताकतों के बीच गहरा और बढ़ता अविश्वास। बाकी दुनिया के लिए, जिसमें भारत भी शामिल है, इसका मतलब है कि पक्ष चुनना अब विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता बनता जा रहा है, एक ऐसा दबाव जो हर व्यापारिक सौदे और हर राजनयिक बयान को जटिल बनाता है। कहानी तब और पेचीदा हो जाती है जब हम अपनी नजर लैटिन अमेरिका की ओर घुमाते हैं, एक महाद्वीप जो अक्सर बड़ी ताकतों के लिए शतरंज की बिसात रहा है। चुपचाप लेकिन साफ इरादे से नए प्रभाव के नेटवर्क पूरे क्षेत्र में बुने जा रहे हैं। ये शीत युद्ध के जमाने की जोरदार खुली दखलंदाजी नहीं है, बल्कि ये सूक्ष्म निवेश, तकनीकी साझेदारियां और राजनीतिक मेलजोल हैं जो धीरे धीरे महाद्वीप की वफादारियों को बदल रहे हैं। क्या ये महज संयोग है कि जैसे ही अमेरिकी प्रभाव को और जगह चुनौती मिल रही है, ये नए ठिकाने मुख्य मंच से बहुत दूर स्थापित किए जा रहे हैं। विकासशील देशों के लिए ये गतिविधियां साफ याद दिलाती है कि साम्राज्यों का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, इसने सिर्फ अपने तरीके बदल लिए हैं। अब ये शांत, छुपे हुए और शायद छोटे देशों की संप्रभुता के लिए और भी खतरनाक हो गए हैं। ये दिखने में अलग अलग घटनाएं, मॉस्को में एक राजनयिक यात्रा, बीजिंग में वीजा से इनकार, ब्राजील में चुपचाप निवेश, ये सब एक ही जटिल ताने बाने के धागे हैं। हर कार्रवाई एक प्रतिक्रिया पैदा करती है, एक लहर जो पूरी दुनिया में फैल जाती है। भारत की चुनौती सिर्फ इन लहरों को देखना नहीं है, बल्कि उन्हें पहले से भांपना है, उन धाराओं को समझना है जो सतह के नीचे बह रही है। अब दुनिया न तो सीधी द्विध्रुवीय रही, न एक ध्रुवीय। ये एक उथल पुथल भरा बहुध्रुवीय अखाड़ा है, जहां गठबंधन तरल है और वफादारियां बिकाऊ। इस नई दुनिया में राह निकालना सिर्फ अच्छी कूटनीति से नहीं चलेगा, इसके लिए गहरी, लगभग भविष्यवाणी जैसी समझ चाहिए, इन वैश्विक झटकों की आपसी कड़ी पहचानने की, जिनमें से हर एक बड़ा भूकंप ला सकता है। पूरब चीन सागर के पानी में तनाव महसूस किया जा सकता है। ये तनाव ऐसा है जिसे आप लगभग छक सकते हैं, तीखा और धातु जैसा, जैसे युद्धपोत का ढांचा। जापान के योनागुनी द्वीप पर हाल ही में मिसाइल सिस्टम की तैनाती, जो ताइवान से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है, सिर्फ रक्षात्मक कदम नहीं है, ये एक साहसिक, स्पष्ट बयान है। जापान, जो दशकों से संविधान से बंधा शांतिवादी राष्ट्र रहा है, अब उन मांसपेशियों को दिखा रहा है जिन्हें उसने लंबे समय से निष्क्रिय रखा था। ये कदम सीधे सीधे चीन के ताइवान के प्रति बढ़ते आक्रामक रुख की प्रतिक्रिया है, जिसे वह एक विद्रोही प्रांत मानता है। हर सैन्य अभ्यास, हर लड़ाकू विमान जो आसमान में गरजता है, इस क्षेत्र को उस खाई की ओर धकेलता है जहां से वापसी आसान नहीं होगी। क्षेत्र के देशों के लिए, जिसमें भारत भी शामिल है, ये बड़ी ताकतों के बीच संघर्ष का डरावना पूर्वाभास है। ये सैन्य शतरंज का खेल एक और छुपी हुई संघर्ष की तरह झलकता है। जहां युद्धपोत समुद्र में गश्त कर रहे हैं, वहीं लैटिन अमेरिका के शहरों और कस्बों में एक अलग तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है। गुप्त गतिविधियों और वैश्विक ताकतों से जुड़े गुप्त ठिकानों की खबरें अब ज्यादा आम हो रही हैं। ये पारंपरिक सैन्य अड्डे नहीं हैं, ये खुफिया केंद्र, आर्थिक दबाव के साधन और राजनीतिक प्रभाव के प्लेटफॉर्म हैं। मकसद है संसाधनों को सुरक्षित करना, व्यापार मार्गों को नियंत्रित करना और उस क्षेत्र में वफादारी सुनिश्चित करना जिसे ऐतिहासिक रूप से अमेरिका का पिछवाड़ा माना जाता है। ये शांत विस्तार एक क्लासिक भू राजनीतिक चाल है, मुख्य संघर्ष क्षेत्र से दूर रणनीतिक गहराई हासिल करने की कोशिश, जिससे नए दबाव और संभावित संकट बिंदु बन रहे हैं। एशिया में लौटें तो आर्थिक और राजनीतिक चिंता भी उतनी ही गहरी है। इस साल की शुरुआत में हांगकांग की ऐतिहासिक इमारत में लगी भीषण आग ने सिर्फ एक स्मारक को नहीं जलाया,
उसने शासन और भ्रष्टाचार पर सवालों की आंधी खड़ी कर दी। बाद की जांच ने भाई भतीजावाद और नियामक विफलता की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं, जिससे एक ऐसा तंत्र उजागर हुआ है जो जबरदस्त दबाव में है। ये घटना भले ही स्थानीय हो, लेकिन इसके वैश्विक मायने हैं। ये उस कहानी में जुड़ती है जिसमें घटती स्वायत्तता और संस्थागत पतन की बात होती है, एक ऐसे शहर में जो कभी वैश्विक वित्त और आजादी का प्रतीक था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ये बिना लगाम ताकत और पारदर्शिता के क्षरण से जुड़ी जोखिमों का प्रतीक है, एक चेतावनी जो हांगकांग के किनारों से कहीं आगे तक गूंजती है। ये घटनाएं ताइवान के पास मिसाइल तैनाती से लेकर हांगकांग की जली हुई इमारत तक अलग थलग नहीं है। ये एक बड़े भू राजनीतिक पुनर्संयोजन के जुड़े हुए लक्षण है। चीन की आक्रामकता, जापान और अमेरिका की रणनीतिक प्रतिक्रिया और उसके चलते पैदा हुई अस्थिरता, ये सब इंडो पैसिफिक में डोमिनोज की तरह असर कर रही है। भारत के लिए, जिसकी चीन के साथ लंबी और विवादित सीमा है, ये घटनाएं महज अखबार की सुर्खियां नहीं है। ये इसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय ताकत बनने की महत्वाकांक्षाओं के लिए सीधी और तत्काल चुनौती है। अब सवाल ये नहीं है कि ये तनाव भारत को प्रभावित करेंगे या नहीं, बल्कि ये है कि भारत इन चारों ओर उठती उथल-पुथल की लहरों में अपनी राह कैसे बनाएगा। अस्थिरता की खुशबू हवा में तैर रही है और हाल के दिनों में ये पश्चिमी अफ्रीका से बहुत तेजी से आ रही है। गिनी बिसाऊ में हालिया तख्तापलट कोई अलग घटना नहीं है, बल्कि साहेल और आसपास के क्षेत्रों में लोकतंत्र के पतन की चिंताजनक कड़ी का ताजा उदाहरण है। सैन्य शासन सत्ता पर काबिज हो रहे हैं, नागरिक सरकारें तोड़ी जा रही हैं और स्थिरता का नाजुक तानाबाना बिखर रहा है। ये सिर्फ क्षेत्रीय समस्या नहीं है, ये कूप बेल्ट अब चरमपंथ का गढ़ बनता जा रहा है और विदेशी प्रभाव का नया अखाड़ा भी, जहां वैश्विक ताकतें अपने अनुकूल शासन को समर्थन देने के लिए होड़ कर रही हैं, चाहे वे लोकतांत्रिक हों या नहीं। अराजकता एक शून्य पैदा करती है और इतिहास हमें सिखाता है कि ऐसे शून्य हमेशा भर जाते हैं, अक्सर सबसे खतरनाक ताकतों से। इस अस्थिरता के परिणाम दूर दूर तक पश्चिमी अफ्रीका की सीमाओं से भी आगे फैलते हैं। ये देश कच्चे माल के अहम स्रोत हैं, बॉक्साइट से लेकर यूरेनियम तक, जो वैश्विक उद्योगों के लिए जरूरी है। इन आपूर्ति श्रृंखलाओं में रुकावटें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में झटके भेजती हैं, जिससे एल्यूमिनियम की कीमत से लेकर स्मार्टफोन निर्माण तक सब प्रभावित होता है। भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए, जो वैश्विक संसाधनों की स्थिर आपूर्ति पर निर्भर है, ये अस्थिरता सीधा खतरा है। ये हमारे आपस में जुड़े संसार की कमजोरी को उजागर करता है, जहां अफ्रीका के एक छोटे देश में राजनीतिक संकट हजारों किलोमीटर दूर नागरिकों के लिए भी असरदार आर्थिक परिणाम ला सकता है, और दिखाता है कि वैश्विक राजनीति के इस उथल-पुथल भरे समुद्र में कोई भी देश अकेला नहीं है। ये विघटन का पैटर्न सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, ये प्राकृतिक दुनिया में भी झलकता है। अब ध्यान दीजिए दक्षिण पूर्व एशिया की ओर, जहां थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया अभूतपूर्व बाढ़ से जूझ रहे हैं। ये वो मौसमी बाढ़ नहीं है जो हर साल आती थी, ये तो लगभग पौराणिक स्तर की बारिशें हैं जो पूरे शहरों को डुबो रही हैं, लाखों लोगों को बेघर कर रही हैं और अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना रही हैं। दृश्य वाकई तबाही वाले हैं। कारें सड़कों पर तैर रही हैं, परिवार छतों पर शरण ले रहे हैं और विशाल कृषि भूमि गंदे झीलों में बदल गई है। वैज्ञानिक सालों से हमें चेतावनी देते आ रहे हैं कि ये गर्म होती धरती का नतीजा होगा, मगर हकीकत तो उम्मीद से भी ज्यादा विनाशकारी साबित हो रही है। अफ्रीका में तख्ता पलट और एशिया में बाढ़ के बीच कनेक्शन शायद सीधा न दिखे, लेकिन ये वैश्विक असुरक्षा की दुनिया में मौजूद है। दोनों ही ऐसी आपदाएं हैं जो राज्य की क्षमता को ठगा देती है। दोनों मानवीय संकट पैदा करती है जिनका अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की जरूरत होती है, और दोनों हमारे वैश्विक तंत्र की नाजुकता को उजागर करती है, चाहे वो राजनीतिक हो या पर्यावरणीय। विकासशील देशों के लिए ये दोहरी मार है। वे एक साथ राजनीतिक व्यवस्था के पतन और बदलते मौसम की मार झेल रहे हैं। जो संसाधन विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल हो सकते थे, वे अब आपदा राहत और आंतरिक सुरक्षा में लग रहे हैं, और उन्हें संकट व प्रतिक्रिया के एक दुष्चक्र में